हेलो 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 बेटा, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इंशाल्लाह हम एक बार फिर आपके सामने लेके आए क्लास 11 की केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और चांसेस है इस टॉपिक के बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आने की। तो इसीलिए आप अंत तक देखिएगा बेटा, बहुत गौर से देखिएगा, सोच समझ के और पूरा टाइम देखिए बेटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, हम ये आज डिस्कस करेंगे। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं बेटा, कुल मिला के हमारे पास यूजुअली 5 लॉज पढ़ने हैं। 5 लॉज पढ़ने हैं बेटा। उसमें से सबसे पहला जो लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स का मास होता है, रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होगा। प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होगा। कुल मिला के बात ये है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास गायब होगा और ना मास कहीं से आगे टपकेगा। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, या हम इसी स्टेटमेंट को, इसी लॉ को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ना तो मास को हम क्रिएट कर पाएंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना ही आप क्रिएट कर पाएंगे और ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। इसीलिए इस लॉ को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनडिस्ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ मैटर या ऑफ मास, कि मास को हम डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब इसको समझेंगे कैसे मेरे लाल? समझने का तरीका बता रहा हूं। मान लो आप एक काम कर ले बेटा, आप ले ले कोई कंटेनर, उसके अंदर आप आइस ले लेंगे और मैं बता रहा हूं आपको आइस को मेजर करो, आइस को वे करो। आपने बोला आइस 1 kg का है। अब इस आइस को मैंने क्या बोला, बोला बेटा इस आइस को, इस कंटेनर को जिसमें आइस लिया था हमने, आप इसको हीट करो। जब आप इसको हीट करेंगे तो जरूरी बात है ये स्टेट चेंज करेगा, ये वाटर में चेंज होगा। अब जब ये वाटर में चेंज होगा तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप इसका फिर से वेट करो, वेट इसका देख लो। आपने वेट किया बेटा, आपने देखा 1 kg, फिर से मतलब पहले जितना था उतना अभी भी मास ना तो क्रिएट हुआ है ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है। अब इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और तरीका मैं ऐसे समझाऊं आपको कि अगर मेरे पास यहां पे H2O2 के साथ रिएक्ट होता है, ये दोनों जो रिएक्टिंग सबस्टेंसेस होते हैं इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास चीज मिलती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लो H2O2 के साथ मिलता है और ये वाटर बनाता है। यहां पे अगर थोड़ा इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये पूरी हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखो इधर बेटा, इधर 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मिल रहे हैं बेटा 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स हम लेते हैं एज एटॉमिक मास। अब यहाँ पे 2 है तो 32 ग्राम्स हो गए। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे ये 36 ग्राम्स है इस साइड, रिएक्टेंट साइड। अगर हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे, प्रोडक्ट साइड भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन है, तो दैट मीन्स 32 ग्राम्स है। तो यहाँ पे भी आपको 36 ग्राम्स मिलेंगे। तो ना मास यहाँ से गायब हुआ है और ना मास यहाँ से और ऐड हुआ है, आ चुका है। तो कुल मिला के बात ये है, मास यहाँ पे ना तो क्रिएट हुआ है और ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है। इसी चीज को एक केमिस्ट ने एक्सप्लेन किया था जिसका नाम लैंडोल्ट था।
तो लैंडोल्फ ने क्या किया बेटा, इन्होंने एक ट्यूब लाया था जिसका नाम बोला था लैंडोल्फ ट्यूब। अब ये ट्यूब कैसे दिखता था बेटा, ये ट्यूब कुछ ऐसा था, ये ट्यूब कुछ ऐसा था बेटा, ये ट्यूब कुछ ऐसा था। इसमें दो लिम्स थी। अब इन दोनों लिम्स में अगर आप देखेंगे बेटा, दोनों लिम्स अगर आप देखेंगे, दो लिम्स थी इधर, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं बेटा, दो लिम्स थी, ठीक है। ये ट्यूब कुछ ऐसा दिख रहा था बेटा, जिसको लैंडोल्फ ट्यूब बोलते थे। इसने क्या किया था, इसने एक साइड इसमें NaCl डाला था, सोडियम क्लोराइड, और दूसरे लिम में क्या लिया था बेटा, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसके बाद क्या किया बेटा, इसने इस ट्यूब को उल्टा किया था, उल्टा किया था बेटा, इसने इसी ट्यूब को उल्टा किया था, उल्टा किया था बेटा। अब जब इस ट्यूब को इन्होंने उल्टा किया तो हुआ क्या बेटा, यहां पे हुआ क्या, ये जो NaCl है और AgNO3 है, ये यहां पे मिक्स हो गए। जरूरी बात है क्योंकि ये यहां से इस लिम से ऐसे जाएगा इधर, ये इधर जाएगा, तो अल्टीमेटली ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। और हमारे पास मिला क्या बेटा, उसके बाद हमारे पास मिला हमें AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट हो गया, रिएक्ट हो गया, रिएक्ट हो गया बेटा, तो हमारे पास मिला क्या बेटा, एक तो मिला मेरे पास AgCl, ये एक प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में हमारे पास NaNO3 मिला। अब इसने क्या किया था, इसने पहले लैंडोल्फ ट्यूब को वेट इसका किया था, वे किया था, और जब रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद भी इस ट्यूब को क्या किया बेटा, वे किया था। तो अल्टीमेटली इसने ये देखा कि जो पहले वजन था, जो पहले वेट था, उतना ही वेट इसको बाद में भी, हाँ बाद में भी मिला बेटा। तो यहां से इन्होंने ये माना, ये डिटरमाइन किया कि मास ना तो कहीं पे आया है यहां पे, ना यहां से मास कहीं गया है। एक बात बेटा, अब आप बोलोगे सर यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है, हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूजुअली देखा है थोड़ा सा मास गायब होता है। हो सकता है बेटा, मान लो आपके पास अगर यूरेनियम 92 235 होगा, इसको आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कर रहे हो, इस पे आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन डाल रहे हो, तो ये टूटेगा बेटा बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है, 96 139 और 36 56, हाँ 36 और 95 में, याद रखिएगा बेटा। यानी कि कुल मिला के बात ये है, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे बेटा, मास यहाँ पे आपको कम दिखेगा, यहाँ पे 56 और 139 बेरियम में, और क्रिप्टॉन 36 95 में ये कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पे भीषण एनर्जी निकली है, बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकली है बेटा, बहुत ज्यादा एनॉर्मस एनर्जी निकली है। अब देखेंगे अगर आप मास यहाँ पे चेक करेंगे बेटा, तो ये आपको आ जाएगा टोटल यहां से 235 है, लेकिन इस साइड आप देखेंगे तो ये आपका 234 ही आता है, मतलब थोड़ा सा मास यहाँ पे गायब है। वो जो मास यहां से गायब हुआ है, बेसिकली वही मास इस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो इसीलिए अब इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, और बोला गया था बेटा ये जो लॉ है ना, इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब कि अगर मास कहीं गायब है तो वो ट्रांसफॉर्म या इसने अपनी फॉर्म चेंज की होगी एनर्जी में। तो ये था बेटा पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देने वाला इसका क्या था बेटा, कौन सा केमिस्ट, तो एंटोनी लेवाइजर था बेटा। अब दिया कब था, 1789 में। तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो आपको याद रखनी बेहद जरूरी है, कि लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इसके बाद दूसरा लॉ है बेटा जो हम डिस्कस करेंगे, दूसरा लॉ है बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका दूसरा नाम क्या है याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बेटा दूसरा नाम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी। मतलब क्या सर, मतलब क्या, ये बेटा कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं बेटा, ये जो कंपाउंड होगा ये सेम एलिमेंट्स का बना होगा, मतलब सेम रेसिपी और सेम तो टेस्ट भी होगा। फिर अब रेशो भी, जिस रेशो में ये एलिमेंट्स मिलेंगे वो रेशो भी क्या होगा बेटा, सेम होगा, या हम बोलेंगे फिक्स्ड होगा। थोड़ा सा समझाइए सर। अरे समझाएंगे बेटा। मान लो हमने, मान लो हमने बेटा वाटर ले लिया, मान लो बच्चा हमने वाटर लिया। अब वाटर के अंदर आपको पता है बेटा यहाँ पे दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है बेटा ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखेंगे दो हाइड्रोजन्स हैं, दो हाइड्रोजन्स हैं मतलब 2 ग्राम्स, यहाँ पे 16 ग्राम्स के साथ मिक्स करते हैं, मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर वाटर लाओगे बेटा आप कहीं से भी, चाहे आप अमेरिका जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, कहीं भी जाओ, वहां से वाटर लाओ, तो वाटर जब आप लाएंगे ना बेटा, वहां पे आपको हमेशा वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी मात्रा में मिलेगा, इसी रेशियो में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली फॉलो करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर चावल कोई भी बनाता है, चावल अम्मा बनाए या होटल वाला, चावल चावल रहता है, या हम इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि सेम रेसिपी और सेम टेस्ट, मतलब एक कंपाउंड सेम एलिमेंट्स का बना होगा, और वो होंगे बेटा, वो जो एलिमेंट्स होंगे ना, आप उस कंपाउंड को कहीं से भी लाए, कोई भी सोर्स से लाए, तो हमेशा याद रखिएगा वो एलिमेंट्स सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। अब आप बोलोगे सर क्या हम हर एक कंपाउंड पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है? तो आंसर बेटा नो है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा, कुछ हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स पॉसिबल होते हैं, जिनके आइसोटोप्स पॉसिबल होते हैं, यानी कि जो आइसोटोप्स बनाते हैं बेटा, आइसोटोप्स बनाते हैं, यानी कि वो कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट करते हैं बेटा आइसोटोप्स की फॉर्म में, वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है बेटा, या कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही ले ले बेटा, जो आपकी मर्जी, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, यहाँ पे 12:16 आप देखेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन मिल रहे हैं ऑक्सीजन के 16 ग्राम से। मगर मसला ये है कि ये कार्बन अब कौन सा आइसोटोप है, क्योंकि कार्बन एग्जिस्ट होता है डिफरेंट आइसोटोप्स में। अब ये आइसोटोप आपको पता है कि इसका सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मासेस होते हैं इन एलिमेंट्स ऑफ द सेम, इन कंपाउंड्स ऑफ द सेम एलिमेंट को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन का ये 14 C14 भी हो सकता है, C12 भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक दुविधा होती है, यहाँ पे एक मसला होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की ये एक लिमिटेशन है। दूसरी एक लिमिटेशन भी है बेटा, दूसरी लिमिटेशन ये है कि आपके पास कहीं कहीं पे ऐसा कंपाउंड मिलेगा, जैसे हमने बोला कि एक कंपाउंड सेम, हाँ, सेम एलिमेंट का बना होता है। जरूरी बात है, मेरे पास मान लो 3 यहाँ पे एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर आप देखोगे ये अगर सेम रेशियो में मिलेंगे ना बेटा, ये बना सकते हैं C2H5OH, और साथ साथ में यही इसी रेशियो में मिलके CH3OCH3 बनाएंगे। ये बेटा होता है अल्कोहल, और ये जो यहाँ पे इस साइड है ये एक ईथर होता है। मतलब क्या हुआ, ये तो डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए। अरे सर आपने बोला था कि कंपाउंड्स
अगर देखोगे आप उसमें सेम एलिमेंट होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी लिमिटेशंस है। कहीं कहीं कंपाउंड्स में बेटा सेम एलिमेंट्स होंगे, रेशियो भी सेम होगा, लेकिन कंपाउंड अलग बनेगा, अलग बनेगा, ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। आप बोलेंगे सर ये किसने दिया? ये दिया बेटा जेल प्रोस ने। और कब दिया बेटा? ये दिया था इन्होंने 1780 1799 में, 1799 में। ये कब दिया था बेटा? 1799। तो ये है बेटा दूसरा लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद एक तीसरा लॉ है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देने वाला जो बंदा है, ये है डाल्टन। अब दिया कब था बेटा? 1804 में। अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या बेटा, अगर हमारे पास दो दो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास बेटा दो एलिमेंट्स है, मेरे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब ये बनाएंगे बेटा, जब ये मिलेंगे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। ये दो, मान लो दो कंपाउंड बना रहे हैं, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इन दोनों कंपाउंड्स ने मिलकर ये दो कंपाउंड्स बना दिया। अब जब उन्होंने ये दो कंपाउंड्स बनाए बेटा, अब इसमें से एक कार्बन, यहां पे भी कार्बन, मान लो कार्बन की कितने, हाँ कार्बन का मास 12 ग्राम हमने फिक्स किया। यहाँ पे भी 12 ग्राम, यहाँ पे भी 12 ग्राम, दोनों में फिक्स किया। अब यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कौन है? फिक्स्ड वाले के साथ कौन सा दूसरा एलिमेंट? ऑक्सीजन है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में यहां पे मिल रहे हैं बेटा 12 ग्राम्स के साथ कितने? ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे, यहां पे 12 ग्राम्स के साथ मिल रहे हैं दो ऑक्सीजन, मतलब 32 ग्राम्स। 12 तो फिक्स है, 12 तो यहाँ पे फिक्स है बेटा। अब मसला इन दो का है। ये जो अदर एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, ये क्या करता है बेटा? ये एक सिंपल रेशियो बियर करता है। यही है थर्ड लॉ। व्हाट इज एन थर्ड लॉ? कि जब भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बनाएंगे दो से ज्यादा कंपाउंड्स, और उसमें से एक का मास फिक्स अगर हम करेंगे, जो अदर एलिमेंट होगा वो एक दूसरे के साथ, दोनों अगर हम देखेंगे, द अदर एलिमेंट दैट combines with the fixed mass of the other element bears a simple ratio। और ये एक सिंपल रेशियो होगा। ये 1 आप देख सकते हो, 16 1 16 डोजा हो जाएगा। मतलब ये एक सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो आपको पता ही होगा, एक ऐसा रेशियो जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम सिंपल होल नंबर रेशियो बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पे जरूरी बात नहीं है, हमने कार्बन की बात की है, कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकती है। मान लो हमारे पास बेटा एक और एग्जाम्पल है, ये हम सल्फर का लेते हैं बेटा। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ जब सल्फर और ऑक्सीजन मिलते हैं ना बेटा, ये दो कंपाउंड बनाएंगे। या तो ये बनाएंगे बेटा SO2 मान लो, और SO3 भी बना सकते हैं। SO2 के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे मान लो सल्फर का मास हमने फिक्स किया 32 ग्राम्स, तो इधर कितने मिल रहे हैं ऑक्सीजन के? शाबाश, 32 ग्राम्स। और इधर इधर मिल रहे हैं बेटा 32 ग्राम्स के साथ 48 ग्राम्स। मतलब यहाँ पे दोनों का हमने फिक्स किया सल्फर का दोनों में फिक्स किया, किसका? सल्फर का। ऑक्सीजन का क्या यहाँ पे रेशियो फिर आया? 32:48, दैट मीन्स 2:3। ये जो 2:3 है, ये एक सिंपल रेशियो है। तो कुल मिला के बात ये है बेटा कि जब भी बेटा दो एलिमेंट्स मिलते हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, उनमें से एक का मास अगर हम फिक्स करेंगे, जो अदर एलिमेंट है वो एक सिंपल रेशियो एक दूसरे के साथ बियर करते हैं। ठीक है, आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं बेटा। एक और एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लूं, तो कुल मिला के ये बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। उनमें से हम लेंगे मान लो N2O, NO लेंगे हम बेटा, हम लेंगे N2O3 बेटा, हम लेंगे मुन्ना N2O4, हम लेंगे मुन्ना N2O5, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड।
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बेटा दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, दो का हो जाएगा बेटा 28, मतलब यहाँ पे 28 किन से मिलता है बेटा, हाँ ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स के साथ। यहाँ पे देखेंगे 14 ग्राम्स मिल रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन एक है, 16 ग्राम्स के साथ। यहाँ पे दो नाइट्रोजन मतलब 28 मिल रहे हैं बेटा तीन ऑक्सीजन यानी 48 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता 16 एक का। ठीक है, यहाँ पे दो अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन मिल रहे हैं बेटा चार ऑक्सीजन के साथ यानी 64। यहाँ पे दो नाइट्रोजन 28 ग्राम मिल रहे हैं बेटा 80 ग्राम्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का जो मास है वो 40 ग्राम्स फिक्स किया है, ये मैंने फिक्स किया है। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे 14 ग्राम्स के साथ कितना मिल रहा है, 8 ग्राम्स। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे 16, यहाँ पे बेटा बताओ, यहाँ पे 24, यहाँ पे देखेंगे बेटा 32, और यहाँ पे देखेंगे बेटा तो 40। तो ये जो दूसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन के साथ जो मिल रहा है वो ये वाला रेशियो बना रहा है। और अगर मैं इसको देखूंगा बेटा, इट इज बेसिकली 8:16:32, 24 बेटा, 24:32:40 बेटा। तो इसको अगर हम काटेंगे 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 3 जा बेटा, 8 4 जा एंड 8 5 जा, यानी कि जो रेशियो निकल के आया वो आया 1:2:3:4:5। तो ये जो 1:2:3:4:5 है ना बच्चा, ये एक सिंपल रेशियो है। तो this is all we have for today. Inshallah we will meet in the next class. Till then, Allah Hafiz and goodbye.